हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए सुनते हैं कि आगे नागिन में क्या हुआ। अगर आपको कहानियाँ पसंद आ रही इस चैनल की तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। तुम्हें पाकर यूँ लगा जैसे मेरी ज़िंदगी में बाहर आ गई हो। राजू ने दायां हाथ शिमाला की कमर में हायल करते हुए कहा तो उसका हाथ हवा में लहराते हुए शिमाला के जिस्म से आर पार होने लगा। राजू दंग रह गया जबकि शिमाला के मोतियों से दांत चमकने लगे। जनाबे आली, मुझे खूबसूरत लड़की समझकर देख सकते हैं, छू नहीं सकते जब तक मैं खुद ना चाहूँ। और फिर वो दोनों हंसने लगे। और सुनाओ, इन दर्दों का क्या हाल है जो शमिया और संध्या की पिटाई से हुए थे? शिमाला ने पूछा तो राजू यकदम खामोश हो गया और फिर अपने इज़ार टटोलने लगा तो हैरान रह गया इसे कहीं दर्द नहीं हो रहा था। इसे कहीं दर्द नहीं हो रहा था। वाह शिमाला, तुम तो कमाल की चीज़ हो, राजू तहसीन के डोंगरे बरसाता हुआ बोला। राजू, शिमाला संजीदगी से एक कुर्सी पर बैठते हुए कहने लगी, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं खुशकिस्मती की अलामत में आ गई हूँ, तो समझो तुम्हारी बदकिस्मती उस सवाल का दौर ख़त्म हो गया। मैं चाहती हूँ कि अब तुम 10-15 रोज़ यहाँ इसी जगह मुकम्मल आराम करो और अपने दुश्मनों की फहरिस्त मुरतब कर लो। इसके बाद चुन चुन कर इनको अजियतनाक मौत मारना। हाँ शिमाला, राजू दूसरा सिगरेट सुलगाते हुए कहने लगा। प्रोफेसर अभिषेक, कला, शिल्पा, पंडित शंकर लाल, संध्या, बबली, रत्ना, ये सब मेरे दुश्मन हैं। शिमाला, इनमें से किसी के लिए भी माफ़ी मुमकिन नहीं। इन सबको कुत्ते की मौत मारकर मेरा कलेजा ठंडा होगा। जैसे तुम चाहोगे वैसे ही होगा। क्षमा तुम्हार गई, अब एक एक करके बाकी तमाम से भी तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगी, लेकिन अभी तुम चंद दिनों तक यहाँ मुकम्मल आराम करो। इसके बाद दुश्मनों की मौत के मिशन पर निकलना होगा। मगर शिमाला जी, राजू झिझकते हुए कहने लगा, अकेला तो मैं यहाँ बोर हो जाऊँगा। अगर किसी का साथ मिल जाए तो क्या ही बात है। राजू ने बाएं आंख दबाकर जुमैनी बात की तो शिमाला मोती बखेरने लगी और शरारती अंदाज में कहने लगी, मुझे पता था कि छिपकली शतीर ज़रूर चढ़ेगी। तुम भी क्या याद करोगे, आओ मेरे साथ। शिमाला चल पड़ी तो राजू हैरत की तस्वीर बना इसके पीछे चल पड़ा। 3-4 कमरों से गुजरकर शिमाला एक कमरे के सामने जा खड़ी हुई जो बाहर से मुकफिल था। शिमाला ने उंगली से इशारा किया तो कुफल खुलकर लटक गया। शिमाला की इजाज़त पाकर राजू ने दरवाज़ा खुला तो अंदर से खुशबुओं के हुलारे बाहर उमड़ पड़े। कमरे का फर्श ताज़ा गुलाब से ढका था। सामने ही डबल बेड लगा था। डबल बेड पर गुलाब की छोटी छोटी पत्तियां बिखरी थीं। बेसलवट रेशमी चादर चमक रही थी और बेड के ऊपर भड़कीले लिबास में एक सहमी हुई हरनी घुटने सीने से लगाकर घुटनों के गिर्द गोरे बाजुओं का हाला बनाए बैठी थी। इसके घनेरे बाल इसकी पुश्त पर मिसारी तक आए हुए थे। सर इसने घुटनों में दे रखा था, लेकिन इसके ऊपर एक सुनहरी रंग का पिंजरा पड़ा था। ये कौन है? राजू ने शिमाला को हैरत से देखकर कहा। आगे बढ़ के पूछ लो ना। शिमाला की बात सुनकर राजू जैसे ही आगे बढ़ा सुनहरी पिंजरा तेजी से ऊपर उठने लगा, यहाँ तक कि छत से जा लगा। पिंजरा हटने की आहट पाकर लड़की ने सर उठाया तो राजू खुश हो गया। ये शिल्पा थी, वही शिल्पा जिसके जरहाना और जालमाना रवैये का राजू गुज़िश्ता साल भर से शिकार था। वह जब भी राजू के सामने आती थी, खिली खिली फ्रेश हर वक्त ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट लिए इसके सुर्ख होंठ तंजिया मुस्कुराहट बखेरते रहते। लेकिन इस वक्त वो राजू को खौफजदा हरनी दिखाई दे रही थी। आंखों में वैश्य, चेहरे पर नकाहत, लेकिन चेहरा इसी तरह मेकअप से अटा हुआ था। राजू शिमाला की आवाज़ सुनकर ख्यालों से बाहर आ गया जो उसे कह रही थी, तुम्हें शायद इल्म नहीं, जिस तरह ये तुम्हें भूखा प्यासा रखती थी, इस वक्त ये खुद भी कल से खाली पेट है। बस तुम्हें शायद इल्म नहीं, जिस तरह ये तुम्हें भूखा प्यासा रखती थी, इस वक्त ये खुद भी कल से खाली पेट है। बस तुम जल्दी से स्वीडिश चखो और फिर इसका दिल निकाल कर मुझे दे दो। नहीं, शिल्पा चीख पड़ी। शायद शिमाला इस वक्त उसे भी नजर आ रही थी। सही कहा तुमने शिमाला। ये कहते हुए राजू जूते उतारकर बेड पर चढ़ गया और घुटनों के बाल शिल्पा के खुशबूदार वजूद की तरफ पेशकदमी करने लगा। इसके हाथों और घुटनों तले आकर मसली जाने लगी। संध्या का है शिमाला? राजू शिल्पा का घूंट भरने के बाद अपने कमरे में आकर लेटा तो शिमाला से इस्तफसार करते हुए बोला, इसकी फिक्र मत करो, संध्या तुम्हें रात के खाने के बाद पेश कर दी जाएगी। इस वक्त वो भी एक दूसरे कमरे में इसी तरह पिंजरे में कैद है। लेकिन मेरी तो एक ख्वाहिश है शिमाला। बोलो बोलो, क्या तुम्हारी इतनी ताकत नहीं कि ये आज़ाद भी रहें और भाग भी ना सकें? राजू की बात सुनकर शिमाला हंस पड़ी। मैं समझ गई तुम्हारा मतलब, और मुझे भी पसंद आई है तुम्हारी तजवीज़। अभी लो। और शिमाला कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद वापस आई तो उसके आगे आगे सहमी खौफजदा डरी चेहरे पर हवाइयाँ शिल्पा और संध्या थी। दोनों गज़बनाक लिबासों में ज़बरदस्त मेकअप से लबरेज थी। ये लो राजू, अब ये आज़ाद कैदी हैं। अब इनकी आवाज़ें और कदम इस हवेली से बाहर नहीं जा सकती। ये कहीं भाग नहीं सकती, लेकिन इस हवेली में घूमने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। शुक्रिया शिमाला जी, मुझे भी इनसे बदले लेने हैं। जिस तरह ये मुझसे काम लेती थी, मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी इसी तरह इनसे इस हवेली का काम लूँ। लेकिन इनकी निगरानी कौन करेगा? राजू सोचने के अंदाज में बोला, निगरान बहुत है मेरे पास। ये देखो, शिमाला ने कहा तो राजू हमतन गोश हो गया और नज़रें शिमाला पर गाड़ दी। शिमाला ने हाथ पैरों से अजीब सी हरकत शुरू कर दी। इसके चेहरे के खदोहाल बिगड़ने लगे, नथने फूलने पिचकने लगे, हाथ पैर मुखालफ सिमत मुड़ने लगे। इसके सारे वजूद से हल्का हल्का धुआं निकलने लगा। हलक से वो अजीब तरह की आवाज़ें निकालने लगी। राजू को डर सा लगने लगा।
शिमाला किसी और ही जहान की चीज़ नजर आ रही थी। संध्या और शिल्पा एक दूसरे से मारे खौफ के लिपट गई और वो बुरी तरह कांप रही थी। फिर शिमाला ज़मीन पर लौटने लगी। धुआं गहरा हो गया, इतना गहरा कि शिमाला इसमें छुप गई और फिर धुएं में से एक हेवला सा नमूदार हुआ और धुएं से अलग होने लगा। होते होते हेवला इंसानी शक्ल इख्तियार कर गया, लेकिन था वो धुआं ही। लेकिन इसका कद काठ जिस्सामत स्टाइल बिल्कुल शिमाला जैसा था और फिर शिमाला के वजूद से धुआं छटने लगा। अंदर से शिमाला माही बेआब की मानत तड़पती नजर आ रही थी। फिर धुआं गायब होने लगा और शिमाला फर्श पर बेसुध लेटी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। लेकिन इस कमरे में शिमाला जैसा एक और वजूद जो धुआं धुआं सा खड़ा नजर आ रहा था। तकरीबन 10 मिनट के बाद शिमाला का तनफ्फस बहाल हुआ और वो ऐसा से उठ बैठी। इस पर सख्त नकाहत तारी थी। राजू, शिमाला होले से इशारा करके बोली, ये मेरी हमजात है और तुम्हारे हुक्म की ताबे। ये इनकी निगरानी करेगी, लेकिन अब मुझे खून की ज़रूरत होगी, इंसानी खून की, ताकि मेरी तवानाई की तामीर हो। अभी थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ, रात तक आ जाऊंगी। हमजाद तेरे पास ही रहेगी। रात को तुमने मेरे लिए खून का बंदोबस्त करना है। यह कहते हुए शिमाला अचानक धुएं में तब्दील हुई और गाढ़ा गाढ़ा सफ़ेद धुआं खिड़की के रास्ते कमरे से निकल गया। थोड़ी देर खामोशी के बाद राजू ने गहरा सांस लिया तो सुकून टूटा। एक सानिया उसने शिल्पा और संध्या की जानब नजरें गाड़ी जो लर्जा बर अंदाम थी। अगले ही लम्हे इसकी निगाहों का मरकज शिमाला की हमजाद बन गई, जो हर लम्हे हरकत में और जगह बदलते हुए जाविये बनाता हुआ धुआं बहरहाल हूबहू शिमाला की कापी था। एक नज़र में राजू को शिमाला ही दिखाई दे रहा था। राजू ने सोचा कि हमजाद को कोई हुक्म देकर तो देखूं। ख्याल उभरते ही राजू बोला, ऐ शिमाला की हमजाद, मैं इन दोनों जालम और आवारा गर्द लड़कियों शिल्पा और संध्या की तकलीफ से भरी चीखें सुनना चाहता हूँ, जिनकी आवाज़ इस घर से बाहर न जाए। राजू के मुंह से अल्फाज निकलते ही शिमाला के हमजाद धुएं में हरकत नजर आई और फिर हमजाद के धुआं धुआं हाथ में धुएं की मानत ही राजू को एक हंटर दिखाई दिया, जो हमजाद ने अपने सर पर गोल मोल घुमाना शुरू कर दिया। तो हंटर के घूमने से इसके सर पर एक पंखे की मानत दायरा सा बनता नजर आना शुरू हो गया और शाह शाह की आवाज़ आने लगी और फिर शराब शराब दो आवाज़ें उभरी और उसके साथ संगत देती दोनों लड़कियों की क्रीख चीखें भी बुलंद हुई। दोनों दरवाजे से बाहर चीखती चिल्लाती भाग खड़ी हुई। शिमाला की हमजाद धुएं की टांगें थरथराई और इनके पीछे ही बाहर चल पड़ी। राजू को यह तमाशा दिलचस्प नजर आया। वो भी पीछे पीछे हो रही है। जैसे ही दरवाजे बाहर रादरी में आया से शिल्पा संध्या भागती नजर आई और राजू भी भागता हुआ इनके पीछे हवेली के बड़े सहन में आ गया, जिसके गिर्द ऊंची ऊंची दीवारें थी और दीवार के साथ साथ अंदरूनी और बैरूनी जानब कितार दरख्त लगे हुए थे। यूं अच्छी खासी हरियाली में गिरी हवेली थी। सेन में भी शिमाला का हमजाद धुआंधार हेवला लड़कियों के पीछे था और मुसलसल शाय शाय की आवाज़ के साथ संध्या और शिल्पा की दिलखराज चीखें बुलंद हो रही थी। राजू को साफ नजर आ रहा था कि शिमाला की हमजाद एक हंटर से इनकी खाल उधेड़ रही थी। लड़कियों की चीखें इतनी करीख थीं कि राजू को अपना दिल धड़कता महसूस हुआ। ठहरो, उसने हाथ बुलंद करके कहा तो एकदम हमजाद का हाथ रुक गया। संध्या और शिल्पा ज़मीन पर गिर चुकी थी। इनका खूबसूरत लिबास जगह जगह से फट चुका था। इनकी सुर्ख सफ़ेद जिल्द पर सुर्ख नक्शे बन चुके थे, तो वो उखड़े उखड़े सांस लेते हुए लोटन कबूतर की मानत तड़प रही थी। उनकी पानी बिन मछली जैसी हालत देखकर राजू ने हमजाद की तरफ देखा और कहने लगा, हो सके तो इनकी तकलीफ ख़त्म कर दो। हमजाद का हेवला हिलने लगा और शिमाला का नजर आने वाला हेवला गड़मड़ होकर धुआं धुआं हो गया और शिल्पा और संध्या के गिर्द हाला बनाने लगा। ये कैफियत चंद लम्हे रही। गड़मड़ धुआं फिर मुनज़्ज़म होकर यकजा होकर शिमाला का हमजाद बन गया। अलबत्ता संध्या और शिल्पा की चीखें बंद हो चुकी थी। वह बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। इनकी तकलीफ ख़त्म और उधड़ी हुई खाल ठीक हो चुकी थी, बल्कि इनके लिबास भी बदल गए थे। राजू को एक दफ़ा फिर वो परी चेहरा और खुश लिबास नजर आने लगी, तो राजू शिमाला के इस जादू पर मुस्कुराए बगैर ना रह सका और सोचने लगा, ये तो बहुत ही बेहतरीन तरीका है शिल्पा और संध्या से भरपूर इंतकाम लेने का। ये तो ना भाग सकती हैं ना इनकी आवाज़ बह जाएगी। जिस वक़्त चाहूँ इंतकाम की आग ठंडी करने के लिए हमजाद से इनकी खाल उतरवाऊँगा और जब जी चाहा इनसे सैराब भी हो जाऊँगा और हिफाजत का भी झंझट नहीं। ये काम भी हमजाद ही कर लेगी। यूँ राजू के इंतकाम का पहला मरहला पूरा होने लगा। जिस तरह वो राजू से काम करवाती थी, इसी तरह राजू पूरी हवेली में इनसे काम करवाने लगा। और पहले ही दिन जब रात गए तक हमजाद की निगरानी में इनसे सारी हवेली की सफाई करवाई गई, बरामदे धुलवाए गए, भूखा प्यासा रखा गया, तो शाम तक इनकी हालत गैर होने लगी। लेकिन राजू ने तहिया कर रखा था कि अब इनको छोड़ूंगा नहीं। अगली सुबह जब वो भूख प्यासे बिलबिला उठी तो उन्हें खाने पीने को कुछ दिया गया। कई दिन राजू ने हवेली में ही गुजारे। उसे बाहर जाने की ज़रूरत ही ना थी। खाने पीने, लिबास, रिहाइश, हर ज़रूरत की चीज़ वहाँ मौजूद थी। शिमाला इसके पास थी। जब इसका जी चाहता संध्या शिल्पा में से किसी एक को बुला लेता, लेकिन यकसानियत से फिर वो बोर होने लगा। हवेली से बाहर जाने और बगैर दुश्मनों से इंतकाम लेने की ख्वाहिश जोर पकड़ने लगी। तब एक दिन शकुंतला कनीज़ों के जलों में क्लेओपेत्रा के सामने हाजिर हुई तो वह शराब का कड़वा घूंट हलक से सराहीदार गर्दन में मुंतकिल कर रही थी। शकुंतला को देखकर इसके लबों पर नशीली मुस्कुराहट खेलने लगी। अब तो तुम्हें यकीन हो जाना चाहिए कि क्लेओपेत्रा हर महाज पर तुमसे भारी है। क्लेओपेत्रा की बात सुनकर शकुंतला के पास कोई जवाब न था। इसके दिल में खौफ के झक्कड़ चल रहे थे कि पल भर में ये क्या हो गया।
इसने क्या सोचा हुआ था? क्या मैं यहीं फंस कर रह जाऊंगी? मेरी तो यहाँ मदद को आने वाला भी कोई नहीं। बस अब खामोशी के भंवर से निकलो और हालात से समझौता कर लो। अब तुम अपने आप को बाकायदा क्लेओपेत्रा की कनीज समझो। जिस देवी के ये जूते मेरे पाँव में हैं, मेरे उन्होंने मेरे गिर्द एक कोस तक जादुई हिसार कायम कर दिया है। तुम इस हिसार से बाहर जा सकती हो, ना इस हिसार के अंदर किसी को नुकसान पहुंचा सकती हो। मेरे गिर्द ये हिसार हर वक्त बना रहता है। इन जूतों में एक खूबी ये है कि इनको जिस अंदाज या जिस रंग का सोचूं ये बन जाते हैं। लिहाजा हर वक्त मैं ये पहने रखती हूँ, और जब तक मैं इन जूतों के एक कोस की हदूद में हूँ, मेरी मर्जी के बगैर कोई इन्हें पहन नहीं सकता। लिहाजा इन्हें चोरी भी नहीं किया जा सकता। और फिर शकुंतला क्लेओपेत्रा की जरखरीद कनीज की तरह होकर रहेगी। इसकी हर ताकत और जादू का हथियार जंगालूद हो गया। वो बिल्कुल आम सी लड़की बन गई। उसे कनीजों के साथ रिहाइश दे दी गई। अगले चंद रोज में बहरी बजरा थीबस पहुंच गया। इस बजरे से कबल ही जनरल सीजर ने अपना एक फौजी दस्ता यहाँ भेज दिया था, जिसने क्लेओपेत्रा की आमद से कबल ही यहाँ का नज़्म नस्क संभाल रखा था। यहाँ क्लेओपेत्रा का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ और उसे जुलूस की सूरत में शाही महल ले जाया गया और बाकायदा एक बार फिर तहत पोशी की रस्म हुई। थीबस के शाही महल की आन बान और शान ही कुछ और थी। थीबस अरसद दराज से फ़िरौनों का पाया तख्त था। इस शहर में उमरा की हवेलियों और महल इतनी तादाद में थे कि इनका शुमार मुश्किल था। शाही महल के सतूनों पर भी सोना लगा था। मलका क्लेओपेत्रा एक मजबूत हुक्मरान की हैसियत से उभर रही थी। इसका हुस्न और जूलियस सीजर यानी हुकूमत रोम की आशीर्वाद की वजह से हर तरफ क्लेओपेत्रा का शोरा था। शकुंतला की हैसियत क्लेओपेत्रा के सामने एक कनीज से बढ़कर ना थी। चंद ही दिन गुजरे कि एक कासद ने सिकंदरिया से आकर दरबार क्लेओपेत्रा में बारियाबी चाही। इसने क्लेओपेत्रा को जूलियस सीजर का ये संदेश पहुंचाया कि अजीम हुक्मरान जनरल जूलियस सीजर अपने लाओ लश्कर के साथ थेबस को अलामती तौर पर फतह करने और क्लेओपेत्रा को ब्याहने के लिए 7 रोज बाद थेबस पहुंच रहे हैं। कासद की बात सुनकर क्लेओपेत्रा की बाछें खिल उठीं और वह इसरारी तौर पर अपने सोने के तहत से खड़ी हो गई। शकुंतला को इस बात से अंदाज़ा हुआ कि मिस्र एक अमीर तरीन ममलकत थी, और फिर इसी वक्त क्लेओपेत्रा के हुक्म से पूरे थीबस शहर को फूलों के अर्क और इतर से धोने और शहर भर की तमाम इमारतों को कुल्ली करने का हुक्म जारी हुआ। नालियों और नालों की सफाई शुरू कर दी गई। नील किनारे दरियाई घाट से मुत्तसिल बहुत बड़े रकबे पर इस्तकबालिया चबूतरा बनना शुरू हो गया। बहिरा अहमर से थीबस शहर तक दरिया नील के दोनों किनारे खाली करवा लिए गए और एक कितार में मिस्र और रोम के परचम लहराने का हुक्म हुआ, और दूसरे किनारे की कितार पर सीजर और क्लेओपेत्रा की शबीहा वाले परचम लगाने की तैयारियां शुरू हो गईं। इर्द गिर्द के ममालिक को पहले ही दावतनामे भिजवाए जा चुके थे। बितलिमुस दौर के ओहदेदारों को हुकूमती ओहदों से बरतरफ करके गिरफ्तार करने का सिलसिला तेज से तेज तर कर दिया गया। दावत के लिए अशिया खुर्दनोश और सोने के बर्तनों का हुक्म दे दिया गया। एक शाम शकुंतला को तलब करके क्लेओपेत्रा ने उसे हुक्म दिया कि हमारे लिए ऐसा लिबास तैयार करो जो आज तक रूए ज़मीन पर किसी मलका ने न पहना हो। क्लेओपेत्रा की बात सुनकर शकुंतला धक से रह गई। वो तो कैंची पकड़ना भी न जानती थी, लिबास कहाँ से तैयार करती। पहले लिबास तो इसने जादू की मदद से तैयार किए थे। वो हाथ बांधकर क्लेओपेत्रा की खिदमत में खड़ी थी, जो कनीज़ों के जलों में महल के बाग में फुवारों के नीचे पूरे करोफत से बैठी थी। मलका हजूर, शकुंतला आजिज़ी से बोली, क्योंकि वो इस वक्त हर किस्म की ताकत सलब होने के बायस बिल्कुल निहत्ती और आम सी लड़की थी, जो क्लेओपेत्रा के लिए एक लौंडी से ज़्यादा बुकत ना रखती थी। जान के अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ, शकुंतला आजिज़ी से बोली। बको, क्लेओपेत्रा शाहाना अंदाज में शराब का घूंट भरकर बोली। हजूर, मैं खुद कपड़े नहीं तैयार कर सकती। जो पोशाकें मैंने जनरल सीजर को पेश की थी वो सब जादुई करिश्मा था, लेकिन अब मैं आपकी कैद में हूँ, अब तो मैं मजबूर हूँ। शकुंतला की बात सुनकर क्लेओपेत्रा जलाल में आकर खड़ी हो गई और आगे बढ़कर जोरदार थप्पड़ शकुंतला के गाल पर जमाया। इस हमले से अभी शकुंतला संभली भी ना थी कि क्लेओपेत्रा ने इसके दूसरे गाल पर उंगलियों के निशान बना डाले और फिर इसको बालों से झटक कर बोली, हम कुछ नहीं जानते। हमारे लिए शादी का बेहतरीन और अनमोल जोड़ा तुम तैयार करोगी, वरना शादी वाले दिन सीजर जैसे ही नील के पानियों से खुशकी पर कदम रखेगा तुम्हारी गर्दन काट कर इसके कदमों में फेंक दी जाएगी। जाओ, तैयारी करो हमारे शादी का जोड़ा बनाने की। क्लेओपेत्रा का ये नादर शाही फरमान शकुंतला पर बिजली बनकर गिरा। इसकी कटार आंखों में खौफ हैमजन हो गया। दिल इस जोर से धड़कने लगा जैसे अभी सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। क्लेओपेत्रा का नादर शाही फरमान शकुंतला के लिए किसी क़यामत से कम न था। वो तो कपड़े बनाने के फन से बिल्कुल भी वाकफ ना थी, और कहाँ ये कि शादी के लिए ऐसा जोड़ा तैयार करे जो इससे कबल रुए ज़मीन पर ना देखा गया हो, ना सुना गया हो, और मज़ीद बरा हुक्म पर अमल दरामद न होने की सूरत में सर कलम करने की सज़ा। शकुंतला की तो भूख प्यास उड़ गई। उसे होल पड़ने लगे। उसे यूँ महसूस होने लगा जैसे इसका दिल कोई मुट्ठी में लेकर भीज रहा है। ऊपर से क्लेओपेत्रा इस इंतहाई नीच किस्म की खिदमत लेती थी। सुबह से रात गए तक उसे
महल की कनीज़ों गुलामों के खाने के बर्तन धोने पड़ते और फिर रात को इसे क्लेओपेत्रा की ख्वाबगाह में क्लेओपेत्रा की मुट्ठी चापी करनी पड़ती। क्लेओपेत्रा के सो जाने के बाद ही इसकी छुट्टी होती। इस दौरान शकुंतला ने क्लेओपेत्रा से एक दो बार दरख्वास्त की कि शमाला देवी के जादुई जूतों के हिसार में जो मेरा जादू काम नहीं करता और मैं आपका लिबास जादू की मदद से ही तैयार कर सकती हूँ, लिहाजा मुझे रियायत दी जाएगी। मगर क्लेओपेत्रा शराब की चुस्कियाँ लेते हुए से यही कहती कि हम कुछ नहीं जानते। अगर तुमने हमारा अरूसी जोड़ा न बनाया तो तुम्हारा सर ज़रूर कलम होगा। शकुंतला का दिल ऐसी बातों से मजीद बैठने लगा। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते रहे। अब जूलियस सीजर लाव लश्कर के साथ बारात लेकर थीबस शहर पहुंचने ही वाला था। शकुंतला बुलाई बुलाई फिर रही थी कि क्लेओपेत्रा उसे दो टोक फैसला सुना चुकी थी। मारे खौफ के शकुंतला का बुरा हाल था। वह एक अजीब सी अजियत से दोचार थी और इसकी हालत सजाए मौत के कैदी की मानत थी जिसकी हर अपील खारिज हो चुकी हो और डेथ वारंट भी निकल चुके हों। शकुंतला के हाथ पांव पर राशा तारी होने लगा, लेकिन इसके सुपुर्द कामों में कोई कमी ना थी। महल का हर एहलकार, तमाम गुलाम और कनीज़ें मलका की शादी की खुशी में तैयारियों में मसरूफ़ थी। नित नए कपड़े बनवाए जा चुके थे, हार सिंगार की तैयारियां रूज पर थीं, लेकिन शकुंतला को ये कहकर जहर महसूस हो रहे थे। उसका दिल चाह रहा था कि खनकते कहकों का गला घोंट दे, लेकिन आज वक़्त की रासें इसके हाथ में ना थी, पाँव उसके रकाबों में ना थे। वो मजबूर महज थी। उसकी हैसियत एक बेवक़्त और मालक के रहम करम पर बांधी जैसी थी, एक ऐसी पर कटी फाख्ता की मानो जो पिंजरे में भी बंद हो। महल को अर्के गुलाब से धोया जाने लगा। कोनों खदरों में खुशबूयात का छिड़काव होने लगा। पर्दे, कुशन और तकिए बदले जाने लगे। बागान से सैकड़ों अक़साम के फूलों की आमद शुरू हो गई और आखिरकार वो दिन भी आन पहुंचा जब क्लेओपेत्रा सीजर की दुल्हन बनने वाली थी और शकुंतला का सर उड़ाया जाना था। आज सुबह ही से शकुंतला के हाथ पैरों से जान निकल चुकी थी। उसे ठंडे पसीने आ रहे थे। सुबह ही सुबह महल के नकारे पर चोट पड़ी और इज्जत माँ पर मरवाए रोम जनरल जूलियस सीजर की आमद का ऐलान हुआ कि इनका बहरी बजड़ा नील के सीने पर तैरता हुआ थीबस शहर की तरफ आ रहा है और दोपहर के वक्त थीबस के दरियाई घाट तक आ पहुंचेंगे। इस खबर से हर तरफ हलचल मच गई। शकुंतला जो कोने खदरों में छुप रही थी, क्लेओपेत्रा ने अपने पास तलब कर ली, उसे घूरने लगी। शकुंतला ने आंखें झुका ली। शकुंतला, क्लेओपेत्रा की याकूती लब हिले। यकीनन तुम अरूसी जोड़ा तैयार करने में नाकाम हो, लिहाजा अब यकीन कर लो कि आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। आज तुम्हें सजाए मौत दे दी जाएगी। क्लेओपेत्रा ने इस तरह कहा जैसे इनाम से नवाज रही हो। गो शकुंतला को पता था, मगर इस लम्हे दोबारा क्लेओपेत्रा की जुबान से सजाए मौत की तस्दीक सुनकर इसका दिल मजीद बैठ गया और बेख्तियार इसका दिल भर आया। होंठ इसने अंदर की जानब खींच कर एक दूसरे में पेवस्त कर लिए और आहिस्ता आहिस्ता हिचकियाँ लेने लगी। शकुंतला की दिल गिरफ्तगी से क्लेओपेत्रा खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब तुम कहीं नहीं जाओगी, बस अपने आखिरी वक़्त तक हमारे सामने यूं ही खड़ी रहोगी, क्लेओपेत्रा कहकर खामोश हो गई। इतनी देर में इन तजर्बाकार कनीज़ों का ग्रोह आ गया जिन्होंने क्लेओपेत्रा को दुल्हन बनाना था। वो क्लेओपेत्रा को कमराए गुसल में लेकर चल दी। शकुंतला भी साथ चलने पर मजबूर थी। कमराए गुसल में उसे ऊँटनियों के दूध से नहलाया जाने लगा। एक होसी बाथ टब में लबालब दूध भरा था। क्लेओपेत्रा इसमें लटा दी गई। शकुंतला इसके पैरों की जानब सरा हट कर खड़ी कर दी गई। कनीज़ें मल मल कर क्लेओपेत्रा का जिस्म धोने लगी। क्लेओपेत्रा आंखें बंद किए लेटी रही। आध घंटे बाद क्लेओपेत्रा का जिस्म साफ करके कनीज़ों ने इसे एक और हौजी में लिटाया जिसमें अर्के गुलाब भरा था। अर्के गुलाब से गुस्ल करने के बाद क्लेओपेत्रा को साफ व शफाफ नीम गर्म सादा पानी में नहलाया गया। फिर बड़े तौलिए से इसका जिस्म ढांप कर कमरा सिंगार में लाया गया और एक तख्त पोश पर गाव तकिया लगाकर इस तरह नीम दराज किया गया कि इसके बाल तख्त पोश के नीचे की तरफ लहराने लगे। पाँव उठाकर घुट्टों के नीचे भी तकिया रख दिया गया। पहले इसके बालों में रोगने जैतून डाला गया। बालों को अच्छी तरह मसाज करने के बाद इसमें खुशबुएं डाली गई और इन्हें संवारा जाने लगा। इनमें यकदम ही रेशम की सी नरमी आ गई थी और फिर वो ढुलके ढुलके नजर आने लगे। फिर इसका मरमरी और गुदाज बदन खुश्क किया गया। खिलते सफ़ेद रंग का मखमली जोड़ा पहनाया गया जिस पर सुनहरे रुपेले काम का जुब्बा बनाया गया। इसकी चमकदार, मुलायम और नरम जुल्फ़ें शानों पर नफासत से बखेर दी गई। कानों में आवेज़े चमकने लगे। गले में जुमर्द का गुलूबंद और सर पर तलाई टोपी जिस पर फूलों का तुर्रा लटक रहा था।